जय जोहार जय छत्तीसगढ़। स्वागत है आप सब मन के NFNet क्लास में। आज एक क्लास में हमन चर्चा करने वाला हैं जिन हम महत्वपूर्ण प्रश्न के भाग 1 लेके आ रहे हैं आप मन बर सहकारिता अधिनियम और बैंकिंग संबंधित जो सिलेबस है आप मन के 25 अंक के लेके ओमा भाग 1 हमन आप मन के सामने जो है प्रस्तुत कर रहे हैं। ओमा हमन जो है वो लगभग 20-25 प्रश्न देखे रहे हैं हर प्रकार के, जिसमें एक्ट से रिलेटेड ज़्यादा प्रश्न देखे रहे हैं। आज जो है मैं आप मन के साथ साझा करने वाला हूँ KYC, ठीक है, नो यूअर कस्टमर, और दूसरा जो हमारे है प्रिवेंशन करना, बचाव करना, रोकथाम करना, निवारण, ठीक है, मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के बारे में देखना। ओकर से संबंधित का सवाल अलग अलग प्रश्न में अलग अलग परीक्षा में पूछे गए। हमारे परीक्षा में कैसने वो प्रश्न पूछे जा सकते थे। अपेक्स बैंक के जो परीक्षा होने वाला है अभी फिलहाल जो होने वाले हैं 15 के वो, और बाद फिर प्रोग्रामर मन के अभी डेट जो नहीं आए हैं ओमा भी हमन यही सब सिलेबस जो है वो चलने वाले हैं। सवाल की ओर बढ़तन। सबसे पहला जो सवाल एमर दिए गए है वो है कि KYC के नियम के बारे में कौन सा कथन जो है वो सही है। KYC बोला थे, KYC मतलब होते नो यूअर कस्टमर, और कुछ जगह नो यूअर क्लाइंट भी की थे बोला, ठीक है। तो एमर का ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है KYC का मतलब है अपने ग्राहक को जाने, नो यूअर कस्टमर। ये किसके अंतर्गत है तो मैंने आपको बताया प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, ठीक है, इसके अंतर्गत है। इसके अंतर्गत क्या किया जाता है तो ID कार्ड का सत्यापन किया जाता है, हमारे चेहरे का सत्यापन किया जाता है, दस्तावेज का सत्यापन किया जाता है, उपयोगी जो भी बिल है, पते, उनके सबका प्रमाण पत्र की लिया जाता है, प्रमाण किया जाता है, बायोमेट्रिक सत्यापन किया जाता है, ये सब चीज़ें की जाती हैं, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें करने की वजह से क्या हो रहा है तो धोखाधड़ी को सीमित करने के लिए बैंकों को KYC नियम, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग नियम का पालन करना चाहिए। तो ये चारों ऑप्शन जो है वो कथन जो है वो KYC के नियम के बारे में क्या है सही है। तो क्या हो जाना है आपका ऑल हो जाना है। यहाँ हम सवाल से ज़्यादा उस टॉपिक के बारे में कितने ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को क्लैरिटी ले सकते हैं, कितने ज़्यादा बेहतर तरीके से उस टॉपिक के बारे में जान सकते हैं, तो थ्योरिकल न रख के हमने क्वेश्चंस के साथ उसको जो है वो फाइनलाइज किया। नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर आप लोग के साथ डिस्कस करूं तो उससे पहले यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो ये PMLA की जो बात की जा रही है, ठीक है, वो जो है वो तो RBI ने, भारतीय रिजर्व बैंक ने कब से 2002 में सभी बैंक को क्या चीज के लिए कहा गया तो KYC के लिए दिशा निर्देश दिए, KYC के नियमों के लिए दिया, और उनको ये कहा कि आप सभी को क्या करना है, सभी बैंकों को क्या करना है 31 दिसंबर 2005 से पहले पूरी तरीके से KYC प्रावधान को जो है वो क्या करना है परिचित हो जाना है सभी बैंकों को उसके बारे में। वो दिया, RBI की गाइडलाइन दी। इसका उद्देश्य क्या है तो KYC लाने का उद्देश्य है मनी लॉन्ड्रिंग, आतंकवादी जो वित्त पोषण हो रहे हैं, फाइनेंस किया जा रहा है आतंकवादियों को, चोरी, इन सभी चीज़ों का रोकथाम, ठीक है, बाहर के देश में जो है वो भेजना या फिर बाहर के देश से कोई पैसे लाना, ये सभी चीज़ें हैं। इसके लिए कुछ नियम हैं। क्या क्या नियम है नीतियों में? ग्राहक की स्वीकृति नीति, ग्राहक की पहचान करना, जो भी लेन देन हो रहे हैं, बड़े लेन देन हो रहे हैं, बाहरी लेन देन हो रहे हैं, उनका निगरानी करना, और जो भी प्रॉब्लम है अगर बैंकों में पैसा जमा करने में सिक्योरिटी से संबंधित वो चीज़ों का मैनेजमेंट करना। मनी लॉन्ड्रिंग मुख्यतः आपराधिक गतिविधियां जो होती है उसके द्वारा जो उत्पन्न बड़ी मात्रा में पैसा बनाने की प्रक्रिया है, जैसे कि ड्रग तस्करी करना, आतंकवादी फंडिंग होना, एक वैध स्रोत से पैसे आना, इन सभी को रोकथाम के लिए रखा गया। और ये जो एक्ट है वो क्या है मैंने आपको बताया, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 में शुरू किया गया, ठीक है। और ये लागू कब से हुआ तो 2005 से, उस बीच में सभी को उससे परिचित होने के लिए कहा गया था। सवाल चलते हैं, ये थोड़ा उसके बारे में डिटेल हो गया। तो सितंबर 2022 में रिजर्व बैंक ने अपने ग्राहकों को जानिए मतलब KYC, नो यूअर कस्टमर, मानदंडों का पालन न करने के लिए इंडस्ट्रियल बैंक ऑफ कोरिया पर कितने रुपए का जुर्माना लगाया। तो इस मानदंड को नहीं जो है मानने के लिए, ठीक है, इसको नहीं पालन करने के लिए 3 बैंकों के ऊपर अलग अलग जो है वो आपका क्या लगा हुआ था, जुर्माना लगा हुआ था, जिसमें इंडस्ट्रियल बैंक ऑफ कोरिया पर 36 लाख रुपए का जुर्माना लगा था। कितना जुर्माना लगा हुआ था? 36 लाख। वो और 2 बैंक कौन है सितंबर 2022 में जिन पर जुर्माना लगा उसके बारे में भी मैं आपको बता देता हूं।
तो 3 संस्थाओं पर जुर्माना लगाया। एक आपका था इंडिया बुल्स कमर्शियल क्रेडिट लिमिटेड पर 12.35 लाख रुपए का, और दूसरा जो है वो आपका इंडस्ट्रियल बैंक ऑफ कोरिया पर 36 लाख रुपए जो अभी सवाल में था, और वूरी बैंक जो था उस पर 59.10 लाख रुपए का जो है वो आपका जुर्माना लगाया गया था। ये 3 बैंकों पर जुर्माना लगाया गया था, 3 संस्थाओं पर जुर्माना लगाया गया था, जो आपका सितंबर 2022 के डेटा को बताता है। ठीक है, तो यहां पर जो सवाल था कि भाई इंडस्ट्रियल बैंक ऑफ कोरिया पर कितना लगा था, तो 36 लाख रुपए का जुर्माना लगा था। केवाईसी से ही रिलेटेड है, नियम का नहीं पालन करने के लिए लगाया गया था, इसलिए सवाल को रखा गया है। केवाईसी जो नियम है को निम्नलिखित में से किस नियमन मतलब किस एक्ट के तहत वित्तीय लेन देन में आरंभ किया गया? तो केवाईसी को कौन से एक्ट के तहत हम लोग बात किया, आप लोग को मैंने बताया, तो PMLA। ठीक है, मतलब क्या था, प्रिवेंशन ऑन मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002, जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं, धन शोधन निवारण अधिनियम। क्या कहते हैं? धन शोधन निवारण अधिनियम कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना है, धन शोधन निवारण अधिनियम क्या है, कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी है। क्वेश्चन कितने ज्यादा डीप में आ सकते हैं उससे जानने से पहले उसका जो ऊपर का अभ्यास है, ठीक है, उसमें किस पर नींव रखा गया है, वो उन चीजों को समझना जब बहुत जो है वो जरूरी होता है। उसका बेसिक जो है वो टर्मिनोलॉजी हम यहां पर समझ रहे हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया है कि केवाईसी अनुपालन किसकी रोकथाम के तहत एक अनिवार्य अभ्यास है? तो मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, ठीक है, कब की हम लोग बात किया, मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 की रोकथाम। ठीक है, इसी के तहत हम लोग मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 के बाद हम लोग करते हैं, जहां पे हमने जो है वो उसको देखा इससे पहले वाले टॉपिक में कि क्या लिखा हुआ था, धन शोधन निवारण अधिनियम। ठीक है, तो 2002 ध्यान रखेंगे इसके लिए। अब क्या होता है, केवाईसी होता है जिसको हम लोग नो यूअर कस्टमर कहते हैं, है ना, और एंटी मनी लॉन्ड्रिंग होता है। ठीक है, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग जो हम लोग बात कर रहे हैं, CAFT होता है। ठीक है, इसमें जो CAFT ये सब जो है वो दिशा निर्देश है कि आपराधिक तत्वों द्वारा जो मनी लॉन्ड्रिंग होती है या आतंकवादी का द्वारा वित्त पोषण आतंकवादियों का जो किया जाता है, उसके लिए जानबूझकर या अनजाने में बैंक का उपयोग करने से रोकने के उपाय के लिए CAFT ये तीनों बनाया गया है। इसमें CAFT में C का क्या अर्थ है ये पूछा गया है। ठीक है, तो C का अर्थ होता है कॉम्बेटिंग। तो जो भी टर्म्स हैं वो सब मैं आपको बता देता हूं क्या क्या टर्म्स होते हैं। जैसे केवाईसी की बात करें तो नो यूअर कस्टमर, AML की बात करें तो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग, है ना, तो नो यूअर कस्टमर में हम एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और CAFT कॉम्बेटिंग ऑफ फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म। ठीक है, मतलब वित्त पोषण नहीं करना है आतंकवादियों को, उसके लिए हम लोग जो बात कर रहे हैं, रोक करना है, तो उसके लिए CAFT की बात करते हैं। ये इंटरनेशनल लेवल पे अलग है। ठीक है, नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे अलग अलग तरीके से हम इसको पढ़ते हैं। नेक्स्ट जो है वो हम क्वेश्चन देखते हैं, क्या पूछा गया है कि प्रवर्तन निदेशालय में धन शोधन निवारण अधिनियम जो PM, ठीक है, LA हमने एक्ट 2002 की बात की, लागू किया, किस वर्ष में प्रवर्तन इकाई का गठन किया गया था? तो प्रवर्तन निदेशालय ने इसका किसको कौन सा एक्ट लागू किया? तो PMLA एक्ट लागू किया। तो ये प्रवर्तन इकाई का गठन कब हुआ था ये पूछा गया है, तो 1956 में हुआ था। ये जो प्रवर्तन इकाई है जिसके द्वारा ये एक्ट लाया गया जहां हम केवाईसी की बात करते हैं, वो कब था? तो 1956 पे गठन किया गया था। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको। तो इसके बारे में भी कुछ चीजें हैं। प्रवर्तन निदेशालय की बात करें तो इसमें हम लोग देखते हैं राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन एक वित्तीय जांच एजेंसी होती है। कब से? तो 1 मई 1956 को विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम 1947 के तहत विनिमय नियंत्रण कानून के उल्लंघन से निपटने के लिए आर्थिक मामलों के विभाग में एक क्या बनाई गई? प्रवर्तन इकाई का गठन किया गया। और ये कब हुआ? 1956। 1957 में इस इकाई का नाम बदलकर क्या किया गया? प्रवर्तन इकाई से क्या हो गया? प्रवर्तन निदेशालय हो गया। ये ध्यान रखना है आपको, प्रवर्तन इकाई से क्या हो गया? प्रवर्तन निदेशालय हो गया।
ठीक है। ये हम जो ईडी निम्नलिखित कानून को लागू करता है, क्या क्या है आपका, तो ईडी जो है वो कानून है आपका विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम 1999 और धन शोधन निवारण अधिनियम 2002। ये दो कानूनों को लागू करता है। ईडी जो हम लोग बात करते हैं प्रवर्तन निदेशालय की बात करते हैं, ठीक है। ये जो थे वो किससे रिलेटेड थे, आपके केवाईसी है ना, और पीएमएलए जो आपने देखा उनसे रिलेटेड कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी के साथ सवालों को हमने देखा, ठीक है। आप रिपीट कीजिए एक बार और, चीज़ों को थोड़ा नोट डाउन करके रखिए। जिनका 15 को क्वेश्चन है वो याद करके रखने के लिए बेसिस से रख सकते हैं, और जिनका आगे एग्जाम होने वाला है अपेक्स बैंक का, और भी जो भर्ती पोस्ट जो बचे हुए रहेंगे रिमेनिंग, जिनका आगे डेट अभी नहीं आया है, वो जो है वो इनका की पॉइंट जो है वो नोट करके आगे बढ़ते रहिए। हमारे और भी वीडियोस इस पर आते ही रहेंगे रेगुलर बेसिस पे, फिर उस पर आप अपना अभ्यास और बेहतर तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। आप सभी को वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।